हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, डेडलॉक। और आज का हमारा टॉपिक है द डेडलॉक प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं ये डेडलॉक प्रॉब्लम क्या है और इसको हम कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेडलॉक का कंडीशन क्या है वो हम पहले देखेंगे। इसमें हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं द डेडलॉक प्रॉब्लम, देन द सिस्टम मॉडल, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, methods for handling deadlock, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, recovery from deadlock। तो सबसे पहले है चैप्टर ऑब्जेक्टिव इज टू इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक, फिर उसको प्रिवेंट कैसे करना है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डेडलॉक and how the processes are competing for each other for the task, and what are the methods of avoiding deadlock। तो deadlock problem क्या है? A set of block processes each holding one resource and waiting for another resource, then this situation is called a deadlock state। मतलब एक प्रोसेस P0 है और दूसरा है प्रोसेस P1। अब प्रोसेस P0 इसके पास एक रिसोर्स है और वो दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, और P1 के पास एक रिसोर्स है और वो दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों ही प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज P1 के पास एक रिसोर्स है और सपोज रिसोर्स ए है और वो बी का वेट कर रहा है। बी के पास प्रोसेस P1 के पास बी है और वो ए का वेट कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि P1 इज वेटिंग फॉर P2 टू कंप्लीट एंड P2 इज वेटिंग फॉर P1 टू कंप्लीट। तो ना प्रोसेस P1 का प्रोग्रेस है और ना ही प्रोसेस P2 का प्रोग्रेस है, इसलिए इस स्टेट को हम बोलते हैं डेडलॉक स्टेट। सो ये जो स्टेट है इसमें क्या इशू है कि दोनों में से कोई भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो या तो हमें प्रोसेस P1 या फिर प्रोसेस P2, किसी एक प्रोसेस को हमें स्टॉप करना पड़ेगा, तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो हमें P1 को कंप्लीट करना है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीमा फोर्स का डिस्प्ले हुआ है कि सीमा फोर्स ऑफ ए एंड बी बोथ आर इनिशियलाइज्ड टू 1। प्रोसेस P0 वेट ए वेट बी, और यहाँ पर है वेट बी देन वेट ए। तो ये दोनों ही कंडीशंस हमारे डेडलॉक कंडीशंस है। नाउ ब्रिज क्रॉसिंग, यहाँ पर भी डेडलॉक का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि सपोज यहाँ पर हमारे पास दो व्हीकल है, ये व्हीकल आगे मूव करना चाहती है और ये व्हीकल भी हेड टू हेड आगे मूव करना चाहती है, बट यहाँ पर दो व्हीकल्स क्रॉस होके मूव नहीं हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि किसी एक व्हीकल को पूरा बैक करना पड़ेगा, तो ही पहले सेकेंड व्हीकल जो है वो आगे मूव कर पाएगा और फिर ये डेडलॉक सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रोसेस को रोल बैक करना पड़ेगा तो ही दूसरा प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। अब है सिस्टम मॉडल। तो रिसोर्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे रिसोर्स का हम टाइप्स ले सकते हैं R1 R2 अप टू Rm। और ये रिसोर्सेस हो सकते हैं सीपीयू साइकिल, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ईच रिसोर्स टाइप Ri has Wi instances। Each process utilizes a resource as follows। पहले एक रिसोर्स का रिक्वेस्ट होगा, फिर उसको हम यूज करेंगे और जैसे ही वो उसका यूसेज खत्म हो जाएगा तो वो प्रोसेस रिसोर्स को हम रिलीज कर देंगे। ये होता है थ्री स्टेप प्रोसेस फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब आता है डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन? पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक टाइम में एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है, तो देन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फिर आता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मतलब एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है, जैसे P1 के पास है रिसोर्स R1, ये प्रोसेस P1 के पास R1 है, तो इसने इस रिसोर्स को होल्ड किया है और ये वेट कर रहा है रिसोर्स R2 का। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होल्ड एंड वेट। देन नो प्रीएम्पशन मतलब the resource can be released only voluntarily by the process holding it। मतलब हमको ये प्रोसेस को स्टॉप करने का परमिशन ही नहीं है। P1 को हम स्टॉप नहीं कर सकते, नो प्रियम्पशन, मतलब हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं नो प्रियम्पशन। तो अगर हम P1 को स्टॉप कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस है P2
ये इसके पास एक रिसोर्स है R2, तो अगर हम R2 को स्टॉप करेंगे तो हम P1 को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर हमारा कंडीशन है कि हम रिसोर्सेस को डी एलोकेट नहीं कर सकते, प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली इट विल गो इन डेडलॉक कंडीशन। और हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मतलब हम एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस P1 P2 P3 ये सब एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर फॉर्म में है। यहाँ पे एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्सेस का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, P1 P2 P3 P0 processes are waiting for resources in a circular fashion. So each process is holding one resource waiting for another resource which is held by another process. In this way, if there is a circular motion, then we say that the circular wait condition has arrived. Then comes the resource allocation graph. तो हमें क्या करना है, अगर हमें डेडलॉक कंडीशन है कि नहीं वो हमें पता करना है, तो हम RHA क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यहाँ पर B इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोसेस P1 P2 ये हमारे सेट ऑफ प्रोसेसेस हो गए। फिर आता है रिसोर्सेस R1 R2, ये सारे हमारे रिसोर्सेस हो गए। अब एज क्या होगा, 1 एज। सो P1 से अगर R1 का एज है, इसका मतलब है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट एज है, ये मतलब P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। और असाइनमेंट एज, अगर R1 से P1 के लिए एक एज है, इसका मतलब ये जो रिसोर्स है R1, ये P1 को असाइन हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट एज, दिस इज कॉल्ड द रिक्वेस्ट एज। नाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, तो पहले हम लेंगे प्रोसेस, इसको हम सर्कल में डिस्प्ले करेंगे, रिसोर्स को हम स्क्वायर में डिस्प्ले करेंगे। इस टाइप का अगर एज है फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स, देन इट इज अ रिक्वेस्ट एज। और अगर रिसोर्स प्रोसेस की तरफ है, इसका मतलब दिस इज एन होल्डिंग एज, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोसेस Pi इज होल्डिंग रिसोर्स Rj। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है एग्जाम्पल हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का। यहाँ पर हमारे पास है R1 और R2। ये R1 एंड R2 ये दोनों हमारे रिसोर्सेस हो गए। ये प्रोसेस है P1 P2 एंड P3। और यहाँ से ये एज है, इसका मतलब P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1, then R1 is assigned to P2, P2 is requesting for R3, R3 is assigned to P3। अब यहाँ पर R2 के दो इंस्टेंसेस है, वन इंस्टेंस इज असाइन टू P1, अनदर इंस्टेंस इज असाइन टू P2। और ये जो R4 है इसके तीन इंस्टेंस है, बट इट इज नॉट असाइन टू एनी प्रोसेस। नाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं है, बट अगर एक प्रोसेस P3, इसने अगर एक रिसोर्स का डिमांड किया, मतलब P3 को अगर रिसोर्स R2 चाहिए, तो देन वी विल हैव अ डेडलॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब प्रोसेस P3 फॉर कंप्लीशन इट नीड्स अ रिसोर्स R2, बट R2 जो है वो ऑलरेडी P1 और P2 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये R2 तो फ्री ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब P1 is waiting for R1 that is held by P2, P2 is waiting for R3 or R3 is held by resource 3, and resource 3 is waiting for P1 and P2 to complete. So this is a deadlock situation. Now graph with a cycle but no deadlock। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर साइकिल है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि यस देयर इज अ डेडलॉक, बट ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज नो साइकिल, देयर इज अ साइकिल बट नो डेडलॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ से P1 is waiting for R1, R1 is held by P3, then P3 is waiting for R2, R2 is held by P1, बट यहाँ पर डेडलॉक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो R1 है इसका दो इंस्टेंसेस है, एक P2 ने होल्ड किया है, वैसे ही R2 का भी दो इंस्टेंस है, एक यहाँ पर P4 को असाइंड है,
तो जैसे ही P4 या P2 इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो R1 है ये अवेलेबल हो जाएगा और फिर ये प्रोसेस एक के बाद एक कंप्लीट हो जाएंगे. सो देयर विल बी नो डेडलॉक इन दिस सिचुएशन. Now, basic facts. If graph contain no cycle, there is no deadlock. If graph contains cycle, if only one instance per resource type, then there is a deadlock. If several instances per resource type, then there is a possibility of deadlock. मतलब अगर सब जगह पर एक इंस्टेंस है और हमारे पास एक साइकिल है तो डेफिनेटली देर इज अ डेडलॉक. अदरवाइज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर कैन बी अ डेडलॉक. Now, what are the methods for handling deadlock? That we will study in the next video. Thank you.